जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी साइंस सेट 8 के पार्ट 2 की। जी हाँ दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने ग्रुप डी साइंस सेट 8 का पार्ट 1 देखा था, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 14 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करा था। दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 से 25 तक की बात करेंगे। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि ये साइंस सेट का PDF आपको कहाँ मिलेगी। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जा करके ले सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 15, बड़ा ही आसान सा सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है, एल्युमिनियम के 54 ग्राम में मौजूद अणुओं की संख्या होगी। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 4। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे सर बहुत ही आसानी से बन जाएगा। हमारे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 है, जबकि हमसे ये पूछा जा रहा है कि 54 ग्राम एल्युमिनियम में एल्युमिनियम के कितने अणु होंगे। आप सभी कहेंगे कि सर ये सीधे हो जाएगा 54/27। 27 गुना कितना होता है गुरुजी? 54 होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 54 ग्राम एल्युमिनियम में एल्युमिनियम के कितने अणु होंगे, आप सभी कहेंगे कि सर 2 अणु होंगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे, जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न पूछा जाए कि अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो आप सभी क्या करेंगे, जो आपका दिया गया द्रव्यमान होगा उसको आप जिस तत्व या जिस यौगिक के अणु की संख्या पूछी जाएगी उसके एक परमाणु या फिर एक अणु के द्रव्यमान से डिवाइड कर देंगे। जैसे कि आपसे पूछा जा रहा था कि 54 ग्राम एल्युमिनियम में एल्युमिनियम के कितने अणु हैं। मेरे मित्र आप सभी ने क्या करा कि 54 को 27 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे दिया गया द्रव्यमान क्या था? तो सर 54, और एल्युमिनियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 27। तो जब भी आपसे इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा आप सेम प्रोसेस को अपनाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है जेनॉन, दूसरा ऑप्शन है न्यूट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉन और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। और आपसे पूछा जा रहा है कि इन चारों में से कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। आप सभी कहेंगे कि सर हम सभी परमाणु तो समझ पा रहे हैं कि किसी भी पदार्थ का जो सूक्ष्मतम कण होता है वो क्या कहलाता है? सर परमाणु कहलाता है। लेकिन ये उप परमाणु क्या है? मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि उप परमाणु को ही हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं सर? सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। आप सभी को मालूम है कि डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या था? तो सर अविभाज्य था, यानी कि डाल्टन के अनुसार परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन जब आपका साइंस पूरी तरह से डेवलप हुआ तो वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि परमाणु जो होता है ये 3 मौलिक कण से मिलकर बना होता है। और वो 3 मौलिक कण कौन कौन से होते हैं? तो सर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर परमाणु जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। और ध्यान में रखिएगा ये क्या है सर? तो सर ये परमाणु के मौलिक कण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मौलिक कण कहलाते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? इसी को हम लोग परमाणु का उप परमाणु कण भी कहते हैं। तो जब भी आपसे ये पूछा जाए कि परमाणु के मौलिक कण है तो आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के उप परमाणु कण है तो आप क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है। आपका पहला ऑप्शन दिया हुआ है जेनॉन, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है न्यूट्रॉन, तीसरा ऑप्शन है प्रोटॉन और चौथा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। आप सभी कहेंगे कि सर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये तो परमाणु के उप परमाणु कण हैं, लेकिन जेनॉन जो है वो परमाणु के उप परमाणु कण नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर फिर ये जेनॉन क्या है? मेरे मित्र आप सभी याद करते रहते हो कि जो आपका अक्रिय गैस होता है वो कौन कौन होते हैं? तो आप सभी कहते हो सर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इसका मतलब ये हुआ कि जेनॉन जो है वो क्या है सर? तो सर ये अक्रिय गैस है। क्या है सर? अक्रिय गैस हैं। और अक्रिय गैस आवर्त सारणी के किस वर्ग में पाए जाते हैं? तो सर वर्ग 18 में पाए जाते हैं। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि सर जेनॉन को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो सर जेनॉन ही आपका अजनबी तत्व के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अजनबी तत्व के नाम से जाना जाता है। आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर इलेक्ट्रॉन का खोज किसने करा था? मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने करा था।
किसने करा था? जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने करा था। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि प्रोटॉन का खोजकर्ता कौन थे, आप सभी क्या कहेंगे? सर प्रोटॉन के खोजकर्ता गोल्डस्टीन थे। मेरे मित्र आप सभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि सर हमारे एग्जाम में तो प्रोटॉन के खोजकर्ता के रूप में रदरफोर्ड का नाम मिलता है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि प्रोटॉन के बारे में सबसे पहला जो पॉस्टुलेट था वो गोल्डस्टीन का था। क्योंकि गोल्डस्टीन का पॉस्टुलेट प्रोटॉन को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इसीलिए बाद में रदरफोर्ड ने क्या करा था सर? प्रोटॉन को एक्सप्लेन करा था। इसीलिए आपको कहीं कहीं पे क्या मिलता है कि प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड थे। तो आपको घबराना नहीं है सर, जहां पे आपके ऑप्शन में रदरफोर्ड रहेगा वहां पे रदरफोर्ड को टिक करना है, और जहां पे आपके ऑप्शन में गोल्डस्टीन रहेगा वहां पे गोल्डस्टीन को टिक करना है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो सर न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जेम्स चैडविक थे। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो सर जेम्स चैडविक थे। और अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज रहता है, आप सभी कहेंगे निगेटिव चार्ज रहता है। प्रोटॉन पे कौन सा रहता है? तो सर पॉजिटिव चार्ज रहता है। और जो आपका न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है सर? उदासीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी? आपका ऑप्शन दिया हुआ है 109, दूसरा ऑप्शन है 298, तीसरा ऑप्शन है 189 और चौथा ऑप्शन है 487। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे? आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई तत्व आपका x है और इस x तत्व का एक समस्थानिक y है। क्या मानना है सर? कि कोई तत्व x है और इसका एक समस्थानिक कौन है? तो सर y है। क्वेश्चन के अनुसार इस y समस्थानिक का द्रव्यमान संख्या कितना दिया हुआ है? तो आप सभी कहेंगे सर इसका द्रव्यमान संख्या 298 दिया हुआ है। मेरे मित्र फिर क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि इस समस्थानिक का जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो कितना है सर? 189 है। तो इस समस्थानिक का परमाणु संख्या क्या होगा? इस समस्थानिक का परमाणु संख्या क्या होगा? आप सबों को मालूम है कि किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप सभी कहते हैं सर Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या होता है वो उस तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। और हम सभी लिखते भी हैं सर कि Z इक्वल टू क्या होता है सर? P होता है, यानी कि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये पता चल जाए कि इस Y समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या कितनी है तो आप इसका परमाणु संख्या भी आसानी से कह सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सर। मेरे मित्र ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको इसका द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है कितना सर? 298। आप सबों को मालूम है कि द्रव्यमान संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो सर A से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो आप सभी कहते हैं सर A इक्वल टू P प्लस N होता है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं। आपको क्या निकालना है? तो सर आपको परमाणु संख्या निकालना है। परमाणु संख्या बोले तो प्रोटॉन की संख्या निकालना है। आप सभी कहेंगे कि सर यहाँ पे हम लोग इस परमाणु द्रव्यमान के जगह पे 298 रखेंगे। प्रोटॉन की संख्या तो हमको निकालना ही है। न्यूट्रॉन की संख्या दिया हुआ है 189, ये यहाँ पे 189 को रखेंगे और प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू हो जाएगा 298 माइनस 189। ये कितना हो जाएगा सर? 9 9 18 और यहाँ पे 0, और ये हो जाएगा आपका कि इसमें प्रोटॉन की संख्या कुल कितनी है? तो सर 109 है। तो आप बताइए कि इसका परमाणु संख्या कितना होगा? आप कहेंगे सर परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है, इसीलिए इस Y समस्थानिक का जो परमाणु संख्या होगा वो कितना होगा? सर 109 होगा। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका pH डैश होने की संभावना है। आपको ऑप्शन दिया हुआ है 6, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 8। क्या होगा इसका आंसर? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई मिश्रण है, कोई क्या है सर? मिश्रण है जो क्या कर रहा है? तो सर ये नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर दे रहा है। नीले लिटमस को क्या कर दे रहा है सर? लाल में परिवर्तित कर दे रहा है। तो इस मिश्रण का pH मान कितना होगा, ये चीज़ आपको बताना है। मेरे मित्र आप सभी कहेंगे कि सर जब ये मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है सर? तो सर ये अम्ल है। क्यों? क्योंकि अम्ल जो है वो क्या करता है सर? नीला लिटमस को लाल कर देता है। तो आप सभी कहेंगे कि सर अम्ल का जो pH वैल्यू होता है, अम्ल का जो pH मान होता है वो क्या होता है सर? 7 से कम होता है।
क्या होता है सर? 7 से कम होता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि एक मिश्रण नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, उसका पीएच डैश होने की संभावना है। आप सभी कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में जो 7 से कम होगा वही हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि ये नीले लिटमस को लाल में चेंज कर दे रहा है। ये तो है सर अम्ल, और अम्ल का पीएच वैल्यू क्या होता है? 7 से कम होता है। तो आप देखिए कि आपके ऑप्शन में 7 से कम कौन है। आप कहेंगे पहला ऑप्शन 6 है सर, दूसरा ऑप्शन 9 है, और तीसरा ऑप्शन 7 और चौथा ऑप्शन 8। पहला ही ऑप्शन क्या है सर? 7 से कम है। तो सही आंसर क्या होगा सर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता कि कोई मिश्रण है जो क्या कर रहा है सर? लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है, तो ये आपका कौन सा मिश्रण होगा या किस टाइप का मिश्रण होगा? तो आप सभी याद रखेंगे कि सर लाल लिटमस अगर नीला हो जाए तो वो क्या होगा सर? तो सर वो बेस होगा। क्या होगा? बेस होगा, यानी कि भस्म होगा। और आप सबों ने कई बार इस चीज को याद भी करा होगा कि अम्ल जो है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, और बेस जो है वो लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। ध्यान में रखिएगा कि जो आपका बेस होता है इसका पीएच मान क्या होता है सर? सर इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। इसका पीएच मान क्या होता है सर? 7 से ज़्यादा होता है। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो आपका उदासीन विलयन होते हैं, उसका पीएच मान क्या होता है? तो सर इसका पीएच मान एग्जैक्टली 7 होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। आपका ऑप्शन दिया हुआ है 2, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 5। और आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो पेशी उत्तक होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। आप सभी कहेंगे कि सर ये पेशी उत्तक किस प्रकार का उत्तक है? हमेशा ध्यान में रखिएगा कि पेशी उत्तक जो है ये जंतु उत्तक कहलाता है, यानी कि एनिमल टिश्यू कहलाता है। आप कहेंगे सर जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जंतु उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। जंतु उत्तक कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन सा? तो आप सभी ध्यान में रखेंगे उपसंयोजी पेशी तंत्र। क्या ध्यान में रखेंगे? उपसंयोजी पेशी तंत्र। ये सभी क्या है सर? तो सर जंतु उत्तक के प्रकार हैं। आप कहेंगे कैसे? तो इस उप से आप क्या याद रख लेंगे सर? उपकला उत्तक। क्या याद रख लेंगे? उपकला उत्तक। संयोजी उत्तक आप सबों को मालूम है, और ये आपका पेशी से पेशी उत्तक हो जाएगा। और इस तंत्र से आप क्या याद रख लेंगे सर? तंत्रिका उत्तक याद रख लेंगे। क्या याद रख लेंगे? तंत्रिका उत्तक। तो अगर आपको ये लाइन याद है कि उप संयोजी पेशी तंत्र, तो जंतु उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। इन सबों का नाम आपको आसानी से याद रहेगा। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखिएगा कि तंत्रिका उत्तक का कोई प्रकार नहीं होता है, जबकि आपका जो उपकला उत्तक है, संयोजी उत्तक है और पेशी उत्तक है, इन सब के क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार होते हैं। आप कहेंगे सर उपकला उत्तक के कितने प्रकार होते हैं? हमेशा ध्यान में रखिएगा कि उपकला उत्तक के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। जबकि आपका जो संयोजी उत्तक है इसके कितने प्रकार होते हैं? तो सर 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला होता है वास्तविक संयोजी उत्तक, दूसरा होता है कंकाली संयोजी उत्तक, और तीसरा होता है आपका तरल संयोजी उत्तक। और तीसरा जो आपका पेशी उत्तक है सर, इसके कितने प्रकार होते हैं? तो सर 3 प्रकार होते हैं। आप कहेंगे सर कौन कौन सा? तो ध्यान में रखिएगा, जो आपका पेशी उत्तक होता है उसमें पहला होता है आपका रेखित पेशी, दूसरा होता है आपका अरेखित पेशी, दूसरा होता है आपका अरेखित पेशी, और तीसरा होता है आपका हृदय पेशी। तो आप सभी क्या कहेंगे? आप सभी कहेंगे कि जो पेशी उत्तक हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। सर वो प्रकार कौन कौन सा है? तो रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पेशी उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। आप सभी कहेंगे सर 3 प्रकार के। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि लार में डैश एंजाइम होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है लिगेज, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीएज, तीसरा ऑप्शन है एमाइलेज और चौथा ऑप्शन है लाइपेज। और आपसे पूछा जा रहा है कि लार में डैश एंजाइम पाए जाते हैं। मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि लार को ही हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो सर इसी को हम लोग इंग्लिश में सैलिवा कहते हैं। और ये कहाँ से निकलता है? तो सर लार जो है वो लार ग्रंथि से निकलता है। कहाँ से निकलता है? लार ग्रंथि से निकलता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? सलेवरी ग्लैंड्स कहते हैं। साथ ही आप ये भी ध्यान में रखेंगे कि लार में क्या होता है सर? सर 99% वाटर रहता है, यानी कि जल रहता है, जबकि इसमें 1% एंजाइम होता है।
लार में क्या होता है सर, 99% वाटर रहता है, जबकि 1% क्या रहता है सर, इसमें एंजाइम रहता है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि लार में जो एंजाइम होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, तो सर 2 तरह के होते हैं। लार में कितने तरह के एंजाइम होते हैं सर, 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका टाइलिन, एक क्या होता है आपका टाइलिन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, जिसको हम लोग एमाइलेज भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं सर, एमाइलेज भी कहते हैं। और दूसरा होता है आपका लाइसोजाइम। दूसरा कौन सा होता है, तो सर लाइसोजाइम। ध्यान में रखिएगा कि ये जो आपका एमाइलेज या टाइलिन है, इसका काम क्या होता है, तो सर इसका काम होता है स्टार्च को किस में बदल देना सर, शर्करा में बदल देना। और जो आपका लाइसोजाइम है सर, इसका काम क्या होता है, तो सर भोजन में जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उसको किल करना। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि लार कहाँ से निकलती है, लार ग्रंथि से निकलती है। लार में 99% जल होता है और 1% क्या रहता है सर, एंजाइम रहता है। लार में जो एंजाइम पाए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला क्या होता है, टाइलिन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एमाइलेज कहते हैं। इसका काम क्या होता है, स्टार्च को शर्करा में बदलना। और जो आपका लाइसोजाइम है, इसका काम क्या होता है, तो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को क्या करता है, ये नष्ट करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लार में डैश एंजाइम होते हैं, आप कहेंगे कि सर टाइलिन को ही एमाइलेज कहा जाता है और हमारे ऑप्शन में एमाइलेज दिया हुआ है, तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आप सभी कहेंगे गुरुजी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर हमारे ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में लिगेज दिया हुआ है, तो ये लिगेज क्या है। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि लिगेज जो है वो आपका डीएनए एंजाइम्स कहलाता है और इसका काम होता है 2 डीएनए स्ट्रैंड को क्या करना सर, आपस में जोड़ना। आप कहेंगे कि सर हमारे दूसरे ऑप्शन में प्रोटीएज भी दिया हुआ है, तो ये प्रोटीएज क्या होता है, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो आपका प्रोटीएज है ये क्या करता है, तो सर ये प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड को क्या करता है, तोड़ता है। तो जब भी आपसे कोई ये पूछे कि प्रोटीएज एंजाइम्स का क्या वर्क होता है, तो आप सभी कहेंगे प्रोटीन के पेप्टाइड बॉन्ड को क्या करता है, तोड़ता है। आप कहेंगे कि सर हमारे चौथे ऑप्शन में लाइपेज भी दिया हुआ है, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि लाइपेज जो है वो किसके पाचन में सहायक होता है, तो सर लाइपेज जो है ये वसा के पाचन में सहायक होता है। लाइपेज किसके पाचन में सहायक होता है, वसा के पाचन में सहायक होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि मानव में भोजन और हवा के लिए समान मार्ग है। आप सभी कहेंगे सर हम लोगों ने कई बार रटा है कि हमारे बॉडी में भोजन और हवा के लिए, भोजन और हवा के लिए एक ही मार्ग है और वो क्या कहलाता है सर, ग्रसनी कहलाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, फायरनेक्स कहते हैं। तो आप बताइए कि सही आंसर क्या हो जाएगा। आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में ग्रास नली भी है, हमारे ऑप्शन में ग्रास नली भी है, तो सर ये ग्रास नली क्या होता है मेरे मित्र, इसी को हम लोग इंग्लिश में ऑसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑसोफेगस कहते हैं। ध्यान में रखिएगा कि जो हम लोग खाना को खाते हैं और उसको चबाते हैं, चबाने के बाद जो हम लोग निगलते हैं, तो वो खाना कहाँ जाता है, आप कहते हैं सर आमाशय में जाता है। किसके थ्रू जाता है, तो सर इसी ग्रास नली के थ्रू जाता है, यानी कि ऑसोफेगस के द्वारा जाता है। आपके एग्जाम में यहाँ से एक सवाल पूछा जाता है कि जब हम लोग खाना को निगलते हैं तो ये ग्रास नली की सहायता से कहाँ जाता है, आमाशय में जाता है। तो किस गति के चलते ये आमाशय में जाता है, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि आपके ग्रास नली में क्या होता है सर, क्रमाकुंचन होता है। क्या होता है, क्रमाकुंचन होता है। और इसी पेरिस्टालसिस मोशन के कारण जो भोजन है वो कहाँ जाता है सर, आमाशय में जाता है। किसके थ्रू सर, ग्रास नली के थ्रू। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है एरिथ्रोसाइट, दूसरा ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, तीसरा ऑप्शन है अरेखित स्नायु तंतु और चौथा ऑप्शन है श्वेत कोशिका। क्या होगा इसका आंसर, आप सभी याद रखेंगे कि हमारे बॉडी में ब्लड में जो आरबीसी पाया जाता है, हमारे बॉडी के ब्लड में जो आरबीसी पाया जाता है, जिसको हम लोग रेड ब्लड कर्पसेल्स कहते हैं या लाल रक्त कणिका कहते हैं, इसमें क्या होता है सर, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। और ध्यान में रखिएगा कि आरबीसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो सर आरबीसी को ही हम लोग एरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं सर, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मानव के शरीर में उपस्थित निम्न में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, आप कह रहे सर शरीर के ब्लड में जो आरबीसी पाई जाती है उसमें केंद्रक नहीं होता है और इसी को क्या कहा जाता है, एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। और ये चीज़ हमारे पहले ऑप्शन में है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि आपके ब्लड में आरबीसी के अलावा डब्ल्यूबीसी भी फाउंड होता है, जिसको हम लोग व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, और इसको हम लोग अनदर नेम में क्या कहते हैं सर? तो सर इसी को हम लोग ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि डब्ल्यूबीसी में केंद्रक रहता है या नहीं रहता है, तो आप सभी क्या कहेंगे? सर डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक होता है, यानी कि जो आपका श्वेत रक्त कणिका है उसमें क्या मिलता है सर? तो सर केंद्रक मिलता है। साथ ही ध्यान में रखिएगा कि रक्त में जो प्लेटलेट्स पाया जाता है, रक्त में जो प्लेटलेट्स पाया जाता है, इसमें भी क्या होता है सर? इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है। और साथ ही साथ आप ये भी ध्यान में रखिएगा कि प्लेटलेट्स को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो सर इसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं सर? थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। आप कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में तंत्रिका कोशिका भी है। आप सबों को मालूम है कि तंत्रिका कोशिका में भी क्या होता है सर? न्यूक्लियस फाउंड होता है। और फिर जो आपका स्नायु तंतु है, जिसको आप लिगामेंट बोलते हैं, वहाँ भी क्या होता है सर? न्यूक्लियस होता है। और जो आपका श्वेत कोशिका होता है उसमें भी क्या होता है सर? न्यूक्लियस होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा मनुष्यों में पुरुष प्रजनन अंग का एक हिस्सा है? आपका ऑप्शन दिया हुआ है शुक्रवाहिका, गर्भाशय, गर्भाशय नाल, अंडाशय। क्या होगा इसका आंसर? आप सभी कहेंगे कि सर हमारे जो ऑप्शन में गर्भाशय दिया हुआ है, जो गर्भाशय दिया हुआ है, और साथ ही साथ जो गर्भनाल दिया हुआ है या गर्भाशय नाल दिया हुआ है, और फिर जो अंडाशय दिया हुआ है, ये सब के सब क्या है सर? तो सर ये सब के सब स्त्री प्रजनन अंग का हिस्सा है। स्त्री प्रजनन अंग का हिस्सा है। जबकि हमारे ऑप्शन में जो शुक्रवाहिका है, यानी कि जो शुक्राणु को ले जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग वास डिफरेंस कहते हैं, ये क्या है सर? तो सर ये पुरुष प्रजनन अंग का हिस्सा है। ये क्या है सर? पुरुष प्रजनन अंग का हिस्सा है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे कोई ये पूछ दे कि पुरुष जनन ग्रंथि क्या होती है, तो आप सभी क्या कहेंगे? सर पुरुष जनन ग्रंथि वृषण को बोला जाता है, यानी कि टेस्टिस को बोला जाता है। किसको बोला जाता है सर? टेस्टिस को बोला जाता है। साथ ही आप सबों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर ये गर्भाशय क्या होता है? मेरे मित्र जहाँ पे भ्रूण पूरी तरह से डेवलप होता है उस जगह को क्या बोला जाता है? गर्भाशय बोला जाता है। गर्भनाल, माँ के पेट में जो बच्चों को भोजन प्राप्त होती है या पोषण प्राप्त होती है, वो किसके सहायता से? तो सर गर्भनाल के सहायता से, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्लेसेंटा भी बोलते हैं। और ये जो अंडाशय है सर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? ओवरी बोलते हैं। और यहाँ से क्या रिलीज होता है? एग रिलीज होता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है? आपका ऑप्शन है यूलोथ्रिक्स, दूसरा ऑप्शन है क्लेडोफोरा, तीसरा ऑप्शन है रिक्सिया, और चौथा ऑप्शन है मर्सिलिया। मेरे मित्र ध्यान में रखिएगा कि जो रिक्सिया प्लांट होता है, जो आपका रिक्सिया प्लांट होता है, जो कि नम जगह पे या फिर पेड़ पौधे या चट्टान पर उगते हैं। कहाँ पे उगते हैं सर? चट्टान पर उगते हैं। इसको किस वर्ग में शामिल किया गया है? तो सर इसको ब्रायोफाइटा वर्ग में शामिल किया गया है। किस वर्ग में शामिल किया गया है? ब्रायोफाइटा वर्ग में शामिल किया गया है। तो आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप सबों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर हमारे ऑप्शन में जो यूलोथ्रिक्स है, हमारे ऑप्शन में जो यूलोथ्रिक्स है और जो क्लेडोफोरा है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? ध्यान में रखिएगा, ये दोनों ही शैवाल के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं सर? शैवाल के अंतर्गत आते हैं। और आप सभी कहेंगे कि सर हमारे ऑप्शन में मार्सिलिया भी है, तो ये मार्सिलिया किसके अंतर्गत आता है? ध्यान में रखिएगा कि मार्सिलिया जो है ये टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो सर टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, बड़ा ही आसान सा सवाल, और मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी आसानी से दे सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागणों के हस्तांतरण को डैश कहा जाता है। आपका ऑप्शन दिया हुआ है पुनर्जनन, वाष्पोत्सर्जन, यौन प्रजनन, परागण। क्या होगा इसका आंसर? मेरे मित्र इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बाकी उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन थे आप उसको अच्छे से समझ पाए होंगे। अब इस टाइप का प्रश्न
प्रश्न अगर आपको दोबारा दे दिया जाए, मेरे ख्याल से आप उसको आसानी से सॉल्व भी कर लेंगे। साथ ही उम्मीद ये भी करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।